हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम एसिडिटी का जो कंसेप्ट है उसकी वीडियो नंबर 3 और कंसेप्ट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एसिडिटी के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं एसिडिटी के कंप्लीट कंसेप्ट को खत्म कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बेसिसिटी का पढ़ेंगे, क्योंकि एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों ही टॉपिक हमारे जैम और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में इनसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए ये डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल्स करा रहा था, मैंने जितने भी फैक्टर्स थे ऑलमोस्ट उन सभी के बारे में आपको बता ही दिया था। एक आधे फैक्टर जो भी होंगे उनके बारे में आज और डिटेल में पढ़ेंगे। देखना, मैं एग्जांपल्स करवा रहा था तो मैं एक एग्जांपल आज सबसे पहले ये लूंगा, लेकिन एग्जांपल से पहले अगर मैं पॉइंट्स की रिवीजन करूं तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फैक्टर थे, ऐसे फैक्टर जिनके कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं, जैसे -R, -I, वो क्या कर रहे थे? तो वो एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे थे। और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर था, जैसे +I था, +R था, हाइपर कंजुगेशन था, वो क्या कर रहे थे? वो एसिडिटी को डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, मैं आज सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं। मैं एग्जांपल लेता हूं स्पीशीज का। देखना, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, इस CH2 पे लगी इस हाइड्रोजन की बात करता हूं। और एक एग्जांपल लेता हूं, देखना इसका, डबल बॉन्ड O और इस H की बात करता हूं। लगभग ये दोनों सिमिलर हैं, कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 दोनों सिमिलर है। बस फर्क कहाँ आता है कि कंपाउंड नंबर 1 में ये ओपन चेन है, कंपाउंड नंबर 2 में देखो यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के और ये रिंग का पार्ट बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों की एसिडिटी हमें कंपेयर करनी है। मैं एसिडिटी कंपेयर करूंगा, फिर अपनी बात जो मैंने एसिडिटी से मैं आपको समझाऊंगा उसको जस्टिफाई करूंगा मैं पीके वैल्यूज से। आपको मैंने बताया था पीके वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, जितनी ज्यादा पीके वैल्यू उतनी कम एसिडिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर वगैरह सब कुछ कार्बोनिल ग्रुप होते हैं। और इन कार्बोनिल ग्रुप, मुझे बताना, कार्बोनिल ग्रुप का ये कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और ऐसा कोई कार्बन जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में आता हो, चाहे वो दोनों ग्रुप सेम है जैसे यहाँ पे, चाहे वो दोनों ग्रुप अलग है। जैसे मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लूं, H, यहाँ पे ले लिया मैंने NO2 और यहाँ पे मैंने ले लिया CHO। तो ऐसा कोई CH2 जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में आता है, ऐसे ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। एक्टिव मिथाइलिन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो प्रोटॉन होते हैं, ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ये जो दो हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। बेस की प्रेजेंस में, किसी माइल्ड बेस की प्रेजेंस में भी इनको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, ये दोनों कंपाउंड, इन दोनों की मुझे एसिडिटी कंपैरिजन करना है। देखो ये भी CH2 है और ये भी CH2 है, तो इसको मैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहूंगा, जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में लगा हुआ है। मुझे इस एक्टिव मिथाइलिन पे जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी का कंपैरिजन करना है। तो देखना, एसिडिटी कंपैरिजन जब करूंगा, जब ये H जो है ये H पॉजिटिव के फॉर्म में लॉस होगा और यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा ये कार्बन आयन, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O, ये नेगेटिव, और यहां से कार्बन आयन क्या बनेगा? यहां से कार्बन आयन बनेगा ये नेगेटिव। अच्छा, इन दोनों कार्बन आयन में डिफरेंस क्या आएगा? देखना, ये ओपन चेन है और ये रिंग में है। यहां पे देखना, ये जो p ऑर्बिटल है, ये देखो, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कैरेक्टर होता है रोटेशन का। सिंगल बॉन्ड अगर आपको पता है तो आपने मीथेन पढ़ा होगा, इथेन पढ़ा होगा। इथेन की दो फॉर्म बनती है, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। ये दो फॉर्म जो होती हैं ये इथेन के इस कार्बन बॉन्ड को रोटेट करने से ऑब्टेन की जाती है। सिंगल बॉन्ड रोटेट किया जा सकता है,
क्यों? सिंगल बॉन्ड का जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर होता है, यानी सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है, तो इजीली सिंगल बॉन्ड रोटेट हो जाता है। इसीलिए आपने इथेन की एक कॉन्फॉर्मेशन तो ये पढ़ी होगी जिसे हम एक्लिप्स कहते हैं, और एक कॉन्फॉर्मेशन ये पढ़ी होगी जिसे हम स्टैगर्ड कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने से ही आती है। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। रोटेट जब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा तो मैं ऐसा कहूंगा, देखना यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड किससे बना होता है, पी ऑर्बिटल से। यहाँ जो पी ऑर्बिटल है वो इस सिंगल बॉन्ड के रोटेट होने के कारण यहाँ वाले पी ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अभी देखो आपको पैरेलल दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं, ये कैसे हो जाएंगे, ये पी ऑर्बिटल्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो इस नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का इन पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन खत्म हो जाएगा। मैं सीधी सी बात क्या कह रहा हूं, रोटेट होने के कारण ये वाले पी ऑर्बिटल इस डबल बॉन्ड के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। किसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे, इस वाले कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। और जैसे ही ये पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हुए, ये वाला कंजुगेशन हो गया खत्म, और जैसे ही कंजुगेशन खत्म हुआ तो मुझे बताना रेजोनेंस के कारण जो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन था वो कम होगा। रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन कैसे था, रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइजेशन कुछ इस तरीके से था कि यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाते, O नेगेटिव, यहाँ H डबल बॉन्ड O H। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन खत्म हो जाएगा कब, जब ये बॉन्ड रोटेट होगा, और इस बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकता, रोटेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर बंधा हुआ है, ये ऊपर बंधा हुआ है, बंधे होने के कारण ये रोटेट नहीं हो सकता। क्या कभी भी आपने साइक्लोहेक्सेन में रोटेशन पढ़ी है चेयर फॉर्म में? नहीं, वहां पे रिंग फ्लिपिंग हो सकती है। बॉन्ड रोटेशन वहीं होती है जहां ओपन चेन सिस्टम होता है, क्लोज चेन सिस्टम में कभी भी बॉन्ड रोटेशन नहीं होती। इस बॉन्ड को हम रोटेट नहीं कर सकते, तो बॉन्ड को रोटेट नहीं करेंगे तो यहाँ वाले जो पी ऑर्बिटल है वो हमेशा इस पी ऑर्बिटल के पैरेलल रहेंगे, और जब इस पी ऑर्बिटल के पैरेलल रहेंगे तो जो एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन है वो ज्यादा रहेगा। एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन जो है इस केस में वो ज्यादा है, और इस वाले केस में एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन कम है। और एक चीज हमेशा गांठ बांध लेना इसको, तो कि जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन होता है उतना ज्यादा चार्ज स्पीशीज की स्टेबलाइजेशन होता है। यहां लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीशीज, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी क्योंकि कंजुगेशन का एक्सटेंट ज्यादा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी कम आएगी क्योंकि कंजुगेशन का एक्सटेंट कम है। और स्टेबिलिटी ज्यादा तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इस कंपाउंड नंबर 2 की एसिडिटी ज्यादा, इसके एनायन की स्टेबिलिटी कम, लिख लेना लेस स्टेबल एनायन, और लेस स्टेबल ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, ड्यू टू लेस एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। और अगर इन दोनों में कंपेयर करूंगा तो 1 की एसिडिटी कम, 2 की एसिडिटी ज्यादा। और एसिडिटी कंपैरिजन किस बेसिस पे हुआ है, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन के बेसिस पे। मैंने जब कंजुगेशन की वीडियो करवाई थी उसमें आपको एक बात बताई थी कि कंजुगेशन जब भी हो सकता है जब ऑर्बिटल्स पैरेलल हों, परपेंडिकुलर होंगे तो कंजुगेशन नहीं होगा। तो यही केस यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे ऑर्बिटल परपेंडिकुलर चले जाते हैं बॉन्ड के रोटेशन के कारण, इसलिए कंजुगेशन कम, स्टेबिलिटी कम, एसिडिटी कम। यहाँ पे ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर नहीं जा पाते क्योंकि बॉन्ड रोटेशन नहीं होता, तो कंजुगेशन ज्यादा है तो इस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इस एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो एसिडिटी ज्यादा है इस सेकंड वाले कंपाउंड की।
मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलता हूं। अगला एग्जाम्पल देखना। अगले एग्जाम्पल में मैं एक सिंगल कंपाउंड का एग्जाम्पल लिखता हूं। देखना, मैंने इस कंपाउंड का एग्जाम्पल लिया। अच्छा, कार्बोनिल ग्रुप एक जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, आपको पता ही है। कार्बोनिल कार्बन जो होते हैं, देखो C+OH, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हो, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हो तो ये क्या करेगा, अपने नेबर से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप कैसा हो गया, ये कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, EWG हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। जब ये अपने नेबर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो क्या होगा, ये इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अच्छा, कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और हाइड्रोजन से विड्रॉ करेगा तो जो हाइड्रोजन्स है उनका लॉस H पॉजिटिव के फॉर्म में हो सकता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, कार्बोनिल ग्रुप अपने बगल वाले कार्बन से करते हैं, बगल वाले कार्बन उन पे लगे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, और उसके कारण क्या होता है, ये जो बगल में हाइड्रोजन लगे हैं ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं, इनका H पॉजिटिव में लॉस हो सकता है। अब मैं कंपैरिजन ये करना चाहता हूं कि जब मैंने यहां कार्बोनिल ग्रुप लगाया तो ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है जिसको मैं H1 कहूंगा, या ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है जिसको मैं H2 कहूंगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ब्रिज पे नहीं है, ये वाली पोजीशन ब्रिजिंग पोजीशन है, ये ब्रिज पे है और ये ब्रिज पे नहीं है, ये डिफरेंस है। तो मैं कहता हूं कि एक बार तो ऐसे लिखो कि आपने H1 को पॉजिटिव के फॉर्म में लॉस किया तो क्या बना, H1 को पॉजिटिव के फॉर्म में लॉस करोगे तो क्या बनेगा, ये एनायन बनेगा। और अगर आपने H2 को पॉजिटिव के फॉर्म में लॉस किया तो एनायन क्या बनेगा, एनायन बनेगा ये, यहां नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड। अच्छा देखना, अब यहां कंजुगेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कंजुगेशन। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां डोनेट होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये O नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एनायन बना ये रेजोनेंस या कंजुगेशन के कारण स्टेबल बन रहा है, स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लेकिन यहां पे कंजुगेशन नहीं हो सकती, ये जो कंजुगेशन है नहीं हो सकती। क्यों, ये जब कंजुगेशन होगी तो एक चीज देखना, एक चीज ये देखना कि इस कंजुगेशन के कारण डबल बॉन्ड जो है वो ब्रिज पे आएगा, इस ब्रिज पे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ब्रिज पे कभी भी डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, ब्रिज पे कभी भी डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता। क्यों स्टेबल नहीं होता, डबल बॉन्ड के कार्बन जो है, ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2, और ब्रिज वाली पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन करना इजी नहीं होता, इजी नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला कंजुगेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला कंजुगेशन हो सकता है। अच्छा, ये वाला कंजुगेशन अगर हो सकता है तो H1 का लॉस क्या है, इजी है। ये रेजोनेंस जो बना H1 के लॉस से, ये क्या है, स्टेबल है। और ये कंजुगेशन नहीं हो सकता तो H2 का लॉस क्या है, डिफिकल्ट है। और H2 के लॉस से जो कैटायन, जो एनायन बना वो क्या है, अनस्टेबल है। अब आप खुद बता सकते हो कि H1 के लॉस से बनने वाला अगर एनायन स्टेबल है, H2 के लॉस से बनने वाला एनायन स्टेबल नहीं है, तो इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, मेरे हिसाब से तो H1 इज मोर एसिडिक देन H2, एसिडिटी। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हाइड्रोजन को लॉस करने की एबिलिटी और उतनी ज्यादा एसिडिटी। जितनी कम एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम हाइड्रोजन को लॉस करने की एबिलिटी और उतनी कम एसिडिटी। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन नहीं हो सकती, ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस चीज को ध्यान रखना। तो लिख लेना इस बात को, डबल बॉन्ड इज अनस्टेबल एट ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है, इसके बाद मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, देखो कि ये एग्जाम्पल ले लिया, ये एग्जाम्पल लिया,
अब इन दोनों में कंपेयर करने लग जाए, देखो डबल बॉन्ड O H H, इन दोनों में कंपेयर करने लग जाए, ठीक है। अभी मुझे बताना इस H और इस H में कंपेयर करने लग जाए, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2, बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो देखो यहाँ पे रिंग बड़ी होगी, यहाँ पे क्या रिंग छोटी है, इधर भी 2 मेंबर है, इधर भी 2 मेंबर है, ऊपर ब्रिज पे 1, इधर 2 ब्रिज पे 2, तो ये रिंग क्या है, रिंग साइज बड़ा है। यहाँ पे रिंग साइज क्या है, बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे रिंग साइज छोटा है। अच्छा, दोनों ब्रिज हेड वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एनायन क्या बनेगा, देखना यहाँ पे एनायन क्या बनेगा, नेगेटिव। यहाँ पे एनायन क्या बनेगा, यहाँ पे एनायन बनेगा ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड O। अभी मैंने आपको ऊपर वाले एग्जांपल में क्या बताया, ब्रिज हेड पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता, ब्रिज हेड पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। लेकिन किसी थियोरिटिकल क्वेश्चन में, इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, तो जिसका रिंग साइज जितना बड़ा है उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा है। सिंपल सी एक चीज ध्यान रखना कि जैसे रिंग का साइज बढ़ गया, रिंग के साइज बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे ब्रिज हेड पोजीशन पे, सॉरी ये 2 कार्बन, रिंग साइज बड़ा होने से इस ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑक्यूपाई करने की जो टेंडेंसी है, जो एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप बनाओगे, क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ब्रिज हेड पे sp2 आया, यहाँ पे भी ब्रिज हेड पे sp2 आया, ये वाला ब्रिज हेड का sp2, ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे sp2 ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, हैं, और यहाँ पे sp2 ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी थोड़ी कम रहती है। तो जितना ज्यादा बड़ा रिंग साइज, ब्रिज हेड के कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन उतनी ज्यादा स्टेबल। याद रखना, रिंग साइज बड़ा, ब्रिज हेड पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो अब देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, ये इसका एनायन स्टेबल हो गया और इसका एनायन कम स्टेबल हुआ। थ्योरेटिकली वर्ड मेंशन कर रहा हूं। अगर हम कंसेप्चुअली देखें तो ब्रिज हेड पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, लेकिन जैम में पूछ ले, ऐसा कोई क्वेश्चन नेट में पूछ ले, तो आपको ये कहना है कि जितना बड़ा रिंग साइज होगा उतने ही कार्बन के sp2, ब्रिज हेड वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और ब्रिज हेड के कार्बन की sp2 की पॉसिबिलिटी बढ़ी तो यहाँ एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन ज्यादा है, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इज मोर। लिखना, ऐसे लिखना, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन इज मोर बिकॉज रिंग साइज इज बिग एंड ring size is directly proportional to stability sp2 hybridization at bridge head, ठीक है। ब्रिज हेड पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, sp2 रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे आप एसिडिटी कंपेयर करोगे तो पहले की एसिडिटी कम है, दूसरे की एसिडिटी ज्यादा है। जब ब्रिज हेड का कंपेयर कर रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसका तो ब्रिज हेड कंपेयर करूं और इसका बिना ब्रिज हेड वाला, ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन 2 स्पीशीज में सेम तरीके का ही होगा, इसका भी ब्रिज हेड वाला, इसका भी ब्रिज हेड वाला। मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं, देखना भाई, अगला एग्जाम्पल देखना। मैं लिखता हूं CF3 यहाँ पे लगाता हूं H। एसिडिटी कंपेयर करनी है फिर से हमें, HCCN C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। एक लिखता हूं मैं डबल बॉन्ड O OET, एक लिखता हूं मैं डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक लिखता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। कंपाउंड नंबर 1 2 3 4 5,
इन 5 कंपाउंड का कंपैरिजन लूंगा मैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहां से H लॉस करके जो इन 5 कंपाउंड के एनायन बन सकते हैं उनकी बात करता हूं। देखना, कंपाउंड नंबर 1 का जो मैं एनायन लिखूंगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा CF3 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 नेगेटिव। कंपाउंड नंबर 2 का एनायन CN, एक CN को ओपन करके लिख लिया बस मैंने, नेगेटिव। कंपाउंड नंबर 3 का एनायन ये बनेगा OET डबल बॉन्ड O। कंपाउंड नंबर 4 का एनायन बनेगा ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और कंपाउंड नंबर 5 का एनायन जो बनेगा उसको मैं यहां लिखता हूं HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है। जितनी ज्यादा आपको पता है एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी। तो मैं क्या कहूंगा ना, कंपाउंड की एसिडिटी, आपको पता है ना एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो मैं क्या करूंगा, एनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज कर दूंगा और उसी को उसका एसिडिटी ऑर्डर कह दूंगा। कंपाउंड नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहां पे जो ये CF3 है इसका क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। इस CF3 के क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। इस CN का देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कंजुगेशन में, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ठीक है। तो क्या हो गया, इस CN का क्या आ गया, इस CN का माइनस आर इफेक्ट आ गया। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कंजुगेशन में, यहां कंजुगेशन में जा सकता है, तो इसका क्या आ गया, यहां भी माइनस आर, इस कार्बोनिल ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट। यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन में जा सकता है, तो इसका भी क्या आ गया, माइनस आर इफेक्ट आ गया। यहां देखो कंजुगेशन नहीं है, बस इस कार्बन का क्या है, इस कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है। कितना परसेंटेज एस कैरेक्टर है, इस कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 50% है, 50% है। अल्काइंस के कार्बन का परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% होता है। तो अब देखो एसिडिटी कंपैरिजन करते हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होता है, माइनस आई का ही फैक्टर होता है। क्यों, परसेंटेज एस से क्या बढ़ता है, परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं माइनस आई के। तो परसेंटेज एस बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो माइनस आई बढ़ा, ठीक है। तो देखना, पहले और 5वें में जो इस एनायन का स्टेबलाइजेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा माइनस आई के कारण। और इन तीनों में जो एनायन का स्टेबलाइजेशन आएगा वो आएगा माइनस आर के कारण। और आपको पता है माइनस आर के कारण, माइनस आर जो है वो लीड करता है ओवर माइनस आई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ है वो ज्यादा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ है वो कम है। इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ जितना ज्यादा, आपको पता है एसिडिटी उतनी ज्यादा, और इस एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। यानी सेकंड थर्ड फोर्थ में जो एनायन है, सेकंड थर्ड फोर्थ में जो एनायन है वो पहले और 5वें के एनायन से ज्यादा स्टेबल है। और ज्यादा क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है। रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, इंडक्टिव के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पहले और 5वें में कंपैरिजन करना है। 5वें में देखो, सॉरी पहले में देखो, पहले में ये माइनस आई के कितने ग्रुप लगे हैं, 3 लगे हैं, 3 ग्रुप लगे हैं। 3 ग्रुप के कारण माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है, और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इसके 5वें के कार्बन आयन से ज्यादा है। तो 5वें के कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम, पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा। अभी मैं अरेंज क्या कर रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। और मुझे पता है कार्बन आयन की स्टेबिलिटी एसिडिटी के डायरेक्टली है, तो मैं इसी ऑर्डर को फिर क्या कहूंगा, एसिडिटी का ऑर्डर कहूंगा, ठीक है। अब मुझे अरेंज करना है सेकंड थर्ड फोर्थ में, सेकंड थर्ड और फोर्थ में, सेकंड थर्ड फोर्थ में, ठीक है। यहां पे देखो माइनस आर कितने ग्रुप का है, 1 2 3। यहां पे माइनस आर कितने ग्रुप का है, 2 ग्रुप का। और यहां पे माइनस आर कितने ग्रुप का है, 2 ग्रुप का। भाई इधर कंजुगेशन जा सकता है और इधर, ये इधर जा सकता है कंजुगेशन और इधर, ठीक है। और ये इसके साथ जा सकता है, इसके साथ जा सकता है, इसके साथ। तो यहाँ पे माइनस आर का एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आर का एक्सटेंट थोड़ा
कम है, और माइनस आर का एक्सटेंट ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ज्यादा तो ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, यानी सेकंड वाला जो कार्बन आयन है वो थर्ड और फोर्थ के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, यानी थर्ड फोर्थ का कम स्टेबल, सेकंड का ज्यादा स्टेबल। अब मैं थर्ड फोर्थ की बात करता हूं। आपने इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पढ़ा था, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वहां पे मैंने एसिड क्लोराइड के कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा बताई थी, फिर एल्डिहाइड बताई थी, फिर कीटोन बताई थी, फिर एस्टर बताई थी। देखना एक बार, इधर एक एस्टर है और एक क्या है, कीटोन है। इधर क्या है, इधर भी कीटोन है और इधर भी कीटोन है। फर्क क्या आएगा, फर्क क्या आएगा, इस ऑर्डर को देखो जो मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाला करवाया था, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन कराया था। ये जो कार्बोनिल कार्बन जो होता है, अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा है तो मैं ये कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी ज्यादा होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। भाई एक चीज बताना, अगर इस पे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, और अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो मैं ये कहूं ये वाला एसिड क्लोराइड वाला कार्बोनिल ग्रुप इस आर ग्रुप से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अच्छा, इन दोनों में कंपैरिजन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एस्टर वाले कार्बोनिल कार्बन से ज्यादा, और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर ज्यादा तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करैक्टर भी ज्यादा होगा। इस ऑर्डर को भी याद करना, ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करैक्टर का जो ऑर्डर होता है किसी भी कार्बोनिल ग्रुप का, वो एज इट इज होता है, एज इट इज द ऑर्डर ऑफ इट्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो ये बात जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाली वीडियो में बताई थी वहीं से ही एज इट इज यहां आएगी। अब एक चीज देखना, मैंने कहा यहां पे ये दोनों कीटोन है, और अभी मैंने कीटोन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बताया, किसके कंपैरिजन में, एस्टर के कंपैरिजन में। कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इसका एक कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे एक कीटोन है और एक एस्टर है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए। ये दोनों ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए, दोनों नहीं, एक कीटोन तो उतना ही रहेगा, एस्टर कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, कीटोन ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो यहां से नेगेटिव चार्ज ज्यादा विड्रॉ करेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा विड्रॉ करेगा तो ये एनायन ज्यादा स्टेबल है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम है तो इस नेगेटिव चार्ज को कम स्टेबल बनाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, यानी अब मैं थर्ड और फोर्थ में ये अरेंज कर सकता हूं कि 5, 1, चौथे का जो एनायन है वो ज्यादा स्टेबल है और तीसरे का एनायन कम स्टेबल है। ये क्या आया, ये आ गई एनायन की स्टेबिलिटी। और मैंने आपको कहा था क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही एसिडिटी का ऑर्डर। यानी इन ऊपर वाले कंपाउंड्स की बात करूंगा तो ये सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद ये फोर्थ वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फर्स्ट वाला और ये फिफ्थ। ये आएगा बच्चों एसिडिटी ऑर्डर। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, इसमें देखना मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं, देखना एक बार मैं इसको एक्सपेंड करके लिखता हूं। ये क्या है, HCCFFF। कई बच्चों का ये डाउट आएगा, देखना एक बार CFFF, ठीक है। और एक मैं इसको लिखता हूं HCCN। देखना इन तीनों फ्लोरीन का माइनस आई, इन तीनों फ्लोरीन का माइनस आई और इन तीनों फ्लोरीन का माइनस आई। लेकिन यहाँ पे माइनस आर जो है देखो वो इसका, मैं ऐसा कहना चाहता हूं यहाँ पे नो फ्लोरीन है
और नो फ्लोरीन है, तो नो माइनस आई के ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे माइनस आर के ग्रुप कितने हैं? 3 ही है। माइनस आर के ग्रुप कितने हैं? 3 ही है। तो कई बच्चों का ये डाउट आ जाता है कि सर यहाँ पे तो माइनस आई वाले ग्रुप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आर वाले ग्रुप कम है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, माइनस आई के ग्रुप कितने ही लगा लेना, वो कभी भी माइनस आर को लीड नहीं कर पाता। बहुत ही ज्यादा हो गए तो बात अलग है, लेकिन अब बहुत ज्यादा का आप डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे नो माइनस आई है, लेकिन फिर भी ये नो माइनस आई इस 3 माइनस आर को ओवरकम नहीं कर सकते। नो माइनस आई इन 3 माइनस आर को ओवरकम नहीं कर सकते, और एसिडिटी इसकी कम रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी। अगर इसको मैंने फर्स्ट कहा था और इसको सेकंड कहा था, तो फर्स्ट की एसिडिटी सेकंड से कम है। इस चीज का ध्यान रखना। ये डाउट बहुत आता है बच्चों में कि सर माइनस आई ग्रुप बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाए, इसकी कम हो जाए? ऐसा नहीं होता। मैं अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं बच्चों। अगले एग्जाम्पल देखना। अगले एग्जाम्पल में मैं एरोमेटिसिटी का फैक्टर डिस्कस करने वाला हूं। इस फैक्टर में देखना, मैं एक कंपाउंड लेता हूं ये, ठीक है, और एक कंपाउंड मैंने लिया ये। अब मुझे डिस्कस करना है इन दोनों कंपाउंड में ये जो सर्कल हाइड्रोजन है, इनमें से किसकी एसिडिटी ज्यादा है, ठीक है। अब एक चीज देखना, यहां पे जब ये H पॉजिटिव लॉस होगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा ये एनायन। यहां पे जब ये H पॉजिटिव लॉस होगा तो यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा ये एनायन। आपको पता है एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा, कंपाउंड की एसिडिटी उतनी ज्यादा। तो अब हमें ये कंपेयर करना है कि ये एनायन स्टेबल है या ये जो एनायन है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एनायन है, जिसको साइक्लोपेंटाडाई इनाइल एनायन कहते हैं। और ये एनायन एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता है। ये देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक। तो ये वाला जो एनायन है ये कम स्टेबल है, ये वाला जो एनायन है ये ज्यादा स्टेबल है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका जो कंपाउंड है, पेरेंट कंपाउंड, उसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होगी। बात समझ आ गई? एरोमेटिक एनायंस जो H पॉजिटिव का लॉस करने के बाद अगर एरोमेटिक एनायन बन गया तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, H पॉजिटिव करने उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा और एसिडिटी ज्यादा। H पॉजिटिव का लॉस करने के बाद अगर एंटी एरोमेटिक एनायन बन गया तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम और उसकी एसिडिटी भी कम। एरोमेटिसिटी आपको अगर ध्यान हो, मैंने आपको क्लास में करवाया था, एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी का एक बहुत ही अनयूजुअल फैक्टर है। एरोमेटिसिटी के कारण जो एनायंस, जो भी स्पीशीज एरोमेटिक बन जाती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यही रीजन है, यहाँ पे एरोमेटिक स्पीशीज बहुत ज्यादा स्टेबल होती है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा। और स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, ये बात आप समझ ही सकते हैं। स्टेबिलिटी ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा, ये बात आप इजीली समझ ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। अब इस एरोमेटिसिटी के फैक्टर से मैं एक अगले इफेक्ट पे चलता हूं, अगले एग्जाम्पल पे चलता हूं। देखना बच्चों, अगला जो इफेक्ट हमें इस एसिडिटी के मतलब सीक्वेंस में पढ़ना है, वो पढ़ना है एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं 3 एनिलेशन इफेक्ट को पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन भी कहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखना, एक एग्जांपल तो लिया मैंने इस साइक्लोपेंटाडाइन का। ठीक है, एसिडिटी एक्सप्लेन करूंगा मैं, यहां पे भी एसिडिटी एक्सप्लेन करूंगा, देखो, और वो इस एनिलेशन इफेक्ट का यूज करते हुए करूंगा। देखो, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं इसका H, और तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। इस H का हमें ये बताना है एसिडिटी किसकी ज्यादा किसकी कम, कंपाउंड नंबर 1, 2 और 3 में किसकी एसिडिटी ज्यादा किसकी कम। ठीक है, देखना, मैं पी के वैल्यू से आपको एविडेंस दूंगा यहाँ पे, लेकिन मैं पी के वैल्यू बाद में लिखूंगा, यहाँ पे जगह छोड़ देता हूं। पहले मैं कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखना, जब यहां से H पॉजिटिव लॉस होगा तो यहाँ पे एनायन क्या बनेगा, देखना,
एनायन क्या बनेगा, पहले वाले से तो एनायन ये बनेगा नेगेटिव, दूसरे वाले से एनायन ये बनेगा नेगेटिव, ठीक है, तीसरे वाले से ये एनायन बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा है, देखो ये साइक्लोपेंटाडाइन है, ये एरोमेटिक स्पीशीज है। अब एक चीज देखना, अगर मैं यहां से इस रिंग को हटा देता हूं तो क्या आपको ये साइक्लोपेंटाडाइन दिखा, बिल्कुल दिखा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस रिंग में ही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये भी एरोमेटिक स्पीशीज बन गई, ये स्पीशीज इतनी जो है वो क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई, ठीक है। और यहां से इस रिंग को हटा दूं और यहां से इसको हटा दूं तो क्या ये भी आपको साइक्लोपेंटाडाइन दिखी, बिल्कुल दिखी। तो ये भी क्या बन गया, ये जो एनायन बन गया ये भी एरोमेटिक बन गया। लेकिन इन तीनों एनायन की एरोमेटिसिटी में फर्क है, इन तीनों एनायन की एरोमेटिसिटी में कैसे फर्क है, इस डबल बॉन्ड के कारण फर्क है। देखना, ये डबल बॉन्ड सिर्फ इस रिंग में नहीं है, ये डबल बॉन्ड सिर्फ इस रिंग में नहीं है। एक बार इस रिंग में बनाऊं तो क्या मैं इस डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा सकता हूं नेगेटिव, ये इस रिंग में, फर्क दिखा आपको, देखो ये डबल बॉन्ड अभी इस रिंग में है, ये डबल बॉन्ड अभी इस रिंग में भी है, देखो ये देखो आपको एक बेंजीन रिंग दिख रही है, ये देखो आपको एक बेंजीन रिंग दिख रही है, देखो यहां पे बनाता हूं, ये देखो फर्क दिखा, दिख रहा है फर्क। क्या कह रहा हूं मैं, ये तीनों एनायन जो बनी है एरोमेटिक है, नो डाउट ये एरोमेटिक है, लेकिन इनके एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी में फर्क है। और अगर एरोमेटिसिटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एरोमेटिसिटी कम तो स्टेबिलिटी कम। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात एक्सप्लेन करनी है कि किसकी एरोमेटिसिटी ज्यादा और किसकी एरोमेटिसिटी कम है। एक बात मुझे बताना, अगर इस रिंग को कंसिडर ना करूं और जब ये डबल बॉन्ड इस रिंग में कंजुगेशन में जाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस डबल बॉन्ड को ऐसे लिख सकता हूं, और जब ऐसे लिखूंगा तो मुझे बताना ये 5 मेंबर वाली रिंग क्या एरोमेटिक बची, नहीं बची। अभी एरोमेटिक थी, देखो अभी एरोमेटिक थी, अभी एरोमेटिक नहीं है, ये इसीलिए इसको एनिलेशन इफेक्ट कहते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन कहते हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन कैसे, पार्शियल डबल बॉन्ड का मतलब ये डबल बॉन्ड इस रिंग में भी है जिसके कारण ये इस रिंग को एरोमेटिक बना रहा है, और ये डबल बॉन्ड इस रिंग में नहीं भी है जिसके कारण ये एरोमेटिक नहीं है। तो अब क्या हो गया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इज लेस, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी इज लेस, किसमें, इस रिंग में, और इस रिंग में एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी लेस है, तो मैं ऐसा कहूं पहले वाला जो एनायन था उसके कंपैरिजन में दूसरे वाले एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, दूसरे वाले की स्टेबिलिटी मैंने कम बताई, पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा बताई, दूसरे वाले की स्टेबिलिटी कम क्यों बताई, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में वो एरोमेटिक बन रहा है, एक स्ट्रक्चर में वो एरोमेटिक नहीं बन रहा। यहाँ पे देखो हर केस में एरोमेटिक है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर है ही नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा स्ट्रक्चर है ही नहीं, और दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है तो एरोमेटिसिटी है, और यही है एनिलेशन इफेक्ट, यही है एनिलेशन इफेक्ट। यहाँ पे देखना, जब ये दोनों डबल बॉन्ड एक साथ रिंग में कंजुगेशन में जाएंगे तो मुझे बताना क्या इसका स्ट्रक्चर मैं ये भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, देखो देखो ये भी लिख सकता हूं। और अब देखना, क्या ये वाला एनायन, ये वाली रिंग एरोमेटिक बची, बिल्कुल भी नहीं बची। और जब ये रिंग एरोमेटिक ही नहीं बची तो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी लीस्ट होगी, एरोमेटिसिटी लीस्ट होगी। क्यों लीस्ट होगी, देखो इस रिंग में कम से कम एक डबल बॉन्ड तो अपना था, दूसरा तो दूसरे का था, इस डबल बॉन्ड में तो ये डबल बॉन्ड भी अपना नहीं है, ये डबल बॉन्ड भी अपना नहीं है, तो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी तो बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी यहाँ लिस्ट है, एरोमेटिसिटी कम तो स्टेबिलिटी कम, एरोमेटिसिटी थोड़ी सी ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो तीसरे में एरोमेटिसिटी कम है तो इसका एनायन कम स्टेबल है,
और इसका एनायन कम स्टेबल है, तो मेरी इस बात को समझना कि एनायन के कम स्टेबल होने के कारण एसिडिटी ऑर्डर जो इन तीनों कंपाउंड का है वो पहले की एसिडिटी ज्यादा, दूसरे की एसिडिटी कम, तीसरे की एसिडिटी सबसे कम, क्योंकि पहले का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, दूसरे का एनायन और कम स्टेबल है और तीसरे का एनायन सबसे कम स्टेबल है। अब इसी बात को मैं मेरी पीके वैल्यूज से जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं। इसका पीके वैल्यू है 16, इसकी है 20 और इसकी है 23। मुझे बताना जितना ज्यादा पीके उतनी कम एसिडिटी, पीके ज्यादा है एसिडिटी कम है, पीके थोड़ा कम एसिडिटी थोड़ी ज्यादा, पीके और ज्यादा एसिडिटी सबसे ज्यादा। तो ये आता है बच्चों एनिलेशन इफेक्ट। एनिलेशन इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये एनिलेशन डबल इफेक्ट के कारण ये डबल बॉन्ड इस रिंग के साथ भी कंजुगेशन में है और इस रिंग के साथ भी कंजुगेशन में है। तो ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं रहता, इसी रिंग का नहीं रहता, पार्शियल डबल बॉन्ड फिक्सेशन हो जाता है, डबल बॉन्ड कहीं और फिक्स हो जाता है और इसके कारण एरोमेटिसिटी घट जाती है। और एक चीज ध्यान रखना, ऐसे लिख लेना कि जितना ज्यादा एनिलेशन होता है, ये तो आपको एनिलेशन था, और जितना ज्यादा एलिनेशन होता है उतनी कम एसिडिटी होती है। देखो यहाँ पे एनिलेशन ज्यादा है, कैसे एनिलेशन ज्यादा है, ये डबल बॉन्ड भी इस रिंग में जा रहा है, ये डबल बॉन्ड भी इस रिंग में जा रहा है। यहाँ एनिलेशन कम है, कैसे एनिलेशन कम है, ये डबल बॉन्ड तो इस रिंग का फिक्स है लेकिन ये डबल बॉन्ड इस रिंग में जा रहा है, और यहाँ एनिलेशन बिल्कुल नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, तो एनिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के, इसके कारण क्या है, इसकी एरोमेटिसिटी इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, इसका कम और इसका और कम। तो ये था बच्चों एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी के जितने भी कंसेप्ट थे डिटेल्ड में वो मैंने आपको कवर कराए यहाँ पे एसिडिटी की 3 वीडियोस में। बीच में कुछ चीज छोटी मोटी चीजें आती रहेंगी, वो मैं आपको असाइनमेंट्स के फॉर्म में ग्रुप में भेजता रहूंगा, आप उनको सोल्व करते रहना, और कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछते रहना। बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेसिसिटी का टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।